नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैत्री और आप देख रहे हैं हमारा खास शो राग बिहारी। इसमें हम बात करेंगे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आज संजय सरावगी ने पदभार संभाला है। इसके पीछे बीजेपी की रणनीति क्या है, प्रदेश अध्यक्ष उन्हें क्यों चुना गया है, क्या कोई जातीय संतुलन साधने की बीजेपी कोशिश कर रही है या क्या पूरा मामला क्या है। दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है बुलडोजर एक्शन, क्योंकि जिस तरह से बिहार में सफाई अभियान चल रहा है, सम्राट चौधरी लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। तो हम इसमें जिक्र करेंगे कि बिहार में बीजेपी जो मजबूत स्थिति में इस बार आई है वो बुलडोजर एक्शन के जरिए क्या बतलाना चाह रही है। इसके अलावा हम जिक्र करेंगे मनरेगा जो योजना है उसकी जगह अभी विकसित भारत जी राम जी योजना, जिस पर लोकसभा में आज डिस्कशन हो रहा है और कल भी उस पर बातचीत होगी और आगे का जो भी फैसला होगा। हम इन तीनों टॉपिक पे बात करेंगे और बातचीत के लिए हमारे साथ हैं पंकज कुमार जो हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं। सर, सबसे पहले तो हम लोग बीजेपी के बारे में बात करते हैं कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो संजय सरावगी को नियुक्त किया गया है, वो पदभार संभाल रहे हैं और वो वैश्य समुदाय से आते हैं। तो ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर संजय सरावगी कितने ज़्यादा बीजेपी के लिए कितने रेलेवेंट हो जाते हैं? क्या इससे संगठनात्मक रूप से मतलब बीजेपी को मजबूती मिलेगी बिहार में या जाति फैक्टर देखा गया है? देखिए मैत्री, मुझे लगता है कि बीजेपी बिहार में अब अपने संगठन पर ज़्यादा फोकस कर रही है और ख़ास तौर पर अगर आप प्रदेश अध्यक्ष की बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के बीजेपी ये देख रही है कि किसकी सांगठनिक क्षमता बेहतर है, उसको वहाँ पर बिठाया जाए। जहाँ तक संजय सरावगी का सवाल है तो उनके दादा लक्ष्मणगढ़ राजस्थान से आए थे और कहा यह जाता है कि वो मारवाड़ी हैं। चूँकि राजस्थान से आए थे और राजस्थान से आने के बाद उन्होंने तेल का व्यवसाय शुरू किया और फिर वो बिहार में ही रच बस गए। ये 1940 की घटना है। संजय सरावगी की जो प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई वो खगड़िया में हुई, फिर वो दरभंगा पहुँचे और उसके बाद उनकी पढ़ाई होती रही। जहाँ तक संजय सरावगी का सवाल है तो आप ये जान लीजिए कि दरभंगा में बहुत ही लोकप्रिय चेहरा हैं और उन्होंने जिस तरीके से काम किया है आप इसी बात को समझ सकते हैं कि 2005 में 2 चुनाव हुआ था, दोनों चुनाव जीते। 2010 में जीते, 2015 में जीते, 20 में जीते और 25 में जीते। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की लोकप्रियता संजय सरावगी की है। 2015 में चुनाव जीतना आसान काम नहीं था, क्योंकि आपको मालूम है कि किस तरीके से जेडीयू और आरजेडी का कॉम्बिनेशन था, अलायंस था और बीजेपी 50 के आसपास सीटों पर सिमट गई थी। संजय सरावगी जीते थे। अब संजय सरावगी के बारे में था कि इस बार उनको क्यों नहीं मंत्री बनाया गया, तो शायद पार्टी ने पहले से ही प्लान कर रखा था कि अब बीजेपी के हार्डकोर किसी व्यक्ति को संगठन का पद दिया जाएगा। संजय सरावगी का बैकग्राउंड अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का है, तो आप कह सकते हैं कि जो विद्यार्थियों का संगठन है बीजेपी का, उससे संजय सरावगी बाहर आए। अब माना यह जा रहा है कि पिछले 3-4 बीजेपी के अध्यक्ष को आप देखें तो उन पर यह कहा जाता था कि ये आयतित हैं, ये बीजेपी के नहीं हैं। और ये बात मेरे नहीं है, ये शब्द मेरे नहीं है। 2024 के चुनाव परिणाम के बाद ये बात अगर किसी ने कहा था तो उनका नाम अश्विनी चौबे है। अश्विनी चौबे को बक्सर का टिकट नहीं मिला था इस बार लोकसभा चुनाव में और अश्विनी चौबे ने ये खीज अगर किसी के खिलाफ निकाली थी तो वो सम्राट चौधरी है। सम्राट चौधरी भी आरजेडी से आए, अलग अलग पार्टियों में रहे और फिर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बना दिए गए। उसके बाद दिलीप जायसवाल कांग्रेस से आए, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बना दिए गए। उससे पहले संजय जायसवाल आए, वो आरजेडी से आए, वो भी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बना दिए गए। तो इस तरीके से जो सिलसिला चलता रहा वो पार्टी के लिए प्रोडक्टिव नहीं हुआ। पार्टी ये जरूर मानती है कि नेता के तौर पर हम सम्राट चौधरी को प्रोजेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि सम्राट चौधरी कुशवाहा समाज से आते हैं और यादव के बाद अगर किसी की संख्या सबसे ज़्यादा है तो कुशवाहा समाज की है, इसलिए बीजेपी को उनमें नेता दिखाई पड़ता और बीजेपी बार बार उनको आगे बढ़ाने में जुटी हुई दिखाई पड़ती है।
अब देखिए प्रदेश अध्यक्ष का पद तो गया, लेकिन वो उप मुख्यमंत्री बने, उप मुख्यमंत्री 2 बने तो नंबर 1 का ओहदा उनको दिया गया। तो ऐसे में सवाल उठता है कि सम्राट चौधरी सरकार में बीजेपी के महत्वपूर्ण चेहरे हैं, लेकिन संगठन में बीजेपी को कैसा व्यक्ति चाहिए, ये बीजेपी ने बहुत गंभीर मंत्रणा के बाद संजय सरावगी को ढूंढा। संजय सरावगी आज जब दरभंगा से चले पटना पहुंचे, बेली रोड पहुंचे, उन्होंने अंबेडकर जी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया, पुष्प अर्पित किया, और उसके बाद जब अपने पार्टी दफ्तर तक पहुंचते हैं तो घंटों महिलाएं इंतजार कर रही थी, हजारों हजार कार्यकर्ता सड़क पर इंतजार कर रहे थे, फूलों की बरसात हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि एक बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति को अध्यक्ष पद पर बिठाया गया है। बीजेपी जैसी संगठन वाली पार्टी में अगर कोई अध्यक्ष बनता है, वो भी पार्टी का अध्यक्ष बनता है, तो उसको बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। आप देख लीजिए नितिन नवीन को लेकर के बहुत तरह की बात हो रही है, लेकिन नितिन नवीन पार्टी दफ्तर, दिल्ली के पार्टी दफ्तर पहुंचने में थोड़ा विलंब हुए, और आपने देखा होगा कि किस तरीके से अमित शाह जैसे कद्दावर नेता हाथ पे हाथ रखे हुए बेताबी से उनका इंतजार कर रहे थे, बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे थे। तो अध्यक्ष पद की गरिमा बीजेपी में रही है, और चाहे वो प्रदेश का अध्यक्ष हो, चाहे आप राष्ट्रीय अध्यक्ष देख लें, उनको लेकर के जिस तरीके से स्वागत किया गया है, जिस तरीके से चर्चा हो रही है, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये महत्वपूर्ण पद है। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि संजय सरावगी को आगे करके पार्टी क्या साधना चाहती है, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। देखिए पार्टी इस चीज को साधना चाहती है कि भाई अति पिछड़ा एक बड़ा वोट बैंक है, और उसमें वैश्य, बनिया बड़े महत्वपूर्ण आप कह सकते हैं हिस्सेदार हैं। अब नीतीश कुमार की मजबूत पकड़ इन पर रही है, पर नीतीश कुमार अब अपनी राजनीति के अंतिम पड़ाव पर हैं, ये बात भी सच है। नीतीश कुमार के बाद उनके सुपुत्र आएंगे, ये भी सच दिखाई पड़ रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि अंदर खाने जो वोटों की लड़ाई है, उसको बीजेपी बहुत मजबूत तरीके से परख रही है, समझ रही है। नीतीश के साथ बीजेपी कभी लड़ी नहीं है, आप ये बात जान लीजिए। नीतीश कुमार को हमेशा बीजेपी अपने पाले में रखने का प्रयास की है। बीजेपी जानती है कि इनसे लड़ना मतलब मुंह की खाना है, खुद का नुकसान करना है। 2015 में एक कोशिश जरूर हुई, लेकिन 2015 में बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी, पर वो प्रयास अलग होने का नीतीश कुमार का था, बीजेपी का नहीं था। इस बात को आप जान लीजिए। अब बीजेपी को यह बात समझ में आ रही है कि नीतीश कुमार जब मार्जिनलाइज होंगे, वो अपने वृद्धावस्था में पहुंच चुके हैं, बहुत तो वो 30 तक चल जाएं, 29 तक चल जाएं, 28 तक चल जाएं, लेकिन उसके बाद उनके वोट बैंक पर किसका कब्जा होगा? दरअसल जो अति पिछड़े का वोट बैंक है, वैश्य बनिया का वोट बैंक है, जो एंटी यादव गोलबंद होता है, उस वोट बैंक पर बीजेपी मजबूत पकड़ बनाना चाहती है। वो अब किसी और नेता के साथ शेयर करना नहीं चाहती है। जहां तक अति पिछड़े का सवाल है, तो उस पर माना जाता है कि नीतीश कुमार की बड़ी मजबूत पकड़ है। आखिरकार वो 16% कौन सा वोट बैंक है जिसके दम पर नीतीश कुमार पिछले 20 साल से मुख्यमंत्री बने हुए हैं? इस बात को आप समझिए। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं कि 2005 से 25 नीतीश के आड़ में बीजेपी सरकार चलाती रही है, उनके साथ मिलकर के बिहार में सरकार चलाती रही है, लेकिन अब तो बीजेपी ड्राइविंग सीट पर बैठना चाहेगी ना, और ड्राइविंग सीट पर बैठने के लिए वोट बैंक की दरकार है या नहीं है, इस बात को आप समझ लीजिए। तो ओबीसी के तौर पर सम्राट चौधरी, भाई फॉरवर्ड के नेता के तौर पर विजय सिन्हा, और आप देख लीजिए जो प्रदेश अध्यक्ष कौन हो, तो संजय सरावगी। संजय सरावगी को बनाने का 2 मतलब है। एक मतलब बहुत साफ है कि वो मारवाड़ी हैं, वैश्य बनिया समाज से आते हैं, और दूसरी बड़ी बात यह है कि अति पिछड़े को कैसे गोलबंद करना है, एक मैसेज देना है। तो बीजेपी अपने कोर कंस्टिट्यूएंसी को भी एड्रेस कर रही है, साथ ही साथ वोट प्रतिशत में इजाफा कैसे हो, उस पर मजबूत पकड़ कैसे बने, उस रास्ते पर बीजेपी बड़ी तेजी से आगे बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही। सम्राट चौधरी का ओहदा आपने कहा कि बढ़ रहा है, और उनके बुलडोजर एक्शन की भी बिहार में खूब चर्चा हो रही है।
इसके बाद राजनीतिक विवाद भी बढ़ रहा है, क्योंकि अलग अलग जिलों में अगर हम देखें तो एक जैसा ही लगभग विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है कि विपक्ष कह रहा है कि सालों से जो बसे गरीब हैं उनके घरों को उजाड़ा जा रहा है, कई तरह की बातें आ रही है। तो आप ये बुलडोजर एक्शन को कैसे देखते हैं? देखिए, सवाल ये है कि मैं कोई बुलडोजर एक्शन को अच्छा मानता हूं, ऐसी बात तो है नहीं, पर उसका दूसरा पहलू भी तो है ना मैत्री। दूसरा पहलू ये है कि भाई जब कोई मैटर सब जुडिस होता है और उसके बाद कोर्ट के फैसले से ये काम करना पड़ता है, तो ये टफ डिसीजंस तो होते हैं और उस टफ डिसीजन का पालन करना पड़ता है। कोर्ट भी कई फैसले बहुत सूझबूझ के साथ देती है। आपको ये देखना होगा कि इतना बड़ा इंक्रोचमेंट हुआ तो कैसे हुआ, ये भी समझना पड़ेगा कि भाई ये नगर निगम कहाँ था, ये भी समझना पड़ेगा कि जो प्रशासनिक अमला जमला था वो इस तरीके से क्यों इंक्रोचमेंट होने दिया। ये सारे बड़े गंभीर सवाल हैं। लेकिन जब हम और आप विजुअल्स देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, जो हमारे पास उस तरह के फोटोग्राफ्स आते हैं जिसमें सैकड़ों लोग रोते बिलखते हुए नजर आते हैं, तो वो सीन हृदय विदारक तो होता है। इस बात से कौन इनकार कर सकता है। बिहार में आप कई जगह पर आप देखेंगे, लगभग हर शहर में देखेंगे कि जिस तरीके से रोड को इंक्रोच कर लिया जाता है। आप देखेंगे दुकान अपनी जगह पर है, सीढ़ी लंबी चौड़ी सीढ़ी जो है वो आपको आगे बढ़ती हुई दिखाई पड़ेगी। ऐसे में सवाल उठता है कि जब कोर्ट ऐसा कहता है तो भाई जो प्रशासन है उसको इस बात का पालन तो करना पड़ता है। और सम्राट चौधरी इस बात को लेकर के खासे चर्चा में है। आपने अभी हाल ही में देखा होगा कि एक शादी में सम्राट चौधरी गए हुए थे और वो शादी झारखंड के गवर्नर के परिवार की थी, उनके मेरे ख्याल से उनके पोते की थी। अब उस शादी में जब जाते हैं तो वहाँ पर उनकी मुलाकात किससे होती है? तो झारखंड के एक मिनिस्टर से होती है और वो मुस्लिम मिनिस्टर हैं, आपको इरफान अंसारी, वो वहाँ हेल्थ मिनिस्टर हैं। अब वो कहते हैं कि सम्राट चौधरी के पिता के साथ मेरे अच्छे संबंध रहे, मेरे पारिवारिक संबंध रहे, और सम्राट चौधरी के पिता शक्नी चौधरी भी नामचीन नेता रहे हैं, और शक्नी चौधरी वो नामचीन शख्स हैं जो समता पार्टी बनाने में जिनकी भूमिका बड़ी अहम रही है। अब जरा ये सोचिए कि इरफान अंसारी जब बाहर आते हैं तो क्या कहते हैं? हमने सम्राट चौधरी को ये कहा कि बिहार उत्तर प्रदेश नहीं है, बिहार और झारखंड में अगर आप उत्तर प्रदेश टाइप गवर्न करना चाहेंगे तो वो चलेगा नहीं। अब मैत्री सवाल ये उठता है कि वो चलेगा नहीं, वो सच बात है, लेकिन सम्राट चौधरी ये टफ डिसीजन लेकर के एक टफ मैसेज देने का प्रयास तो कर रहे हैं राजनीतिक रूप से कि आई एम अ टफ मैन। भाई जब किसी को होम मिनिस्टर बनाया जाता है तो होम मिनिस्टर मतलब लॉ एंड ऑर्डर उसके हाथ में होता है। सम्राट चौधरी से पार्टी ये उम्मीद करती है कि एक बेहतर कड़क होम मिनिस्टर के तौर पर अपनी छवि बनाए, और जब वो बेहतर कानून व्यवस्था मुहैया कराने में कामयाब होते हैं तो यकीन मानिए सम्राट चौधरी बिहार के अगले नेता हैं। इस बात को आप जान लीजिए, क्योंकि यही रोल उनको मुहैया कराया गया है। क्योंकि बिहार जैसे प्रदेश में जब भी आप अपराध पर अंकुश लगाते हैं तो आप सबसे ज़्यादा लोकप्रिय होते हैं। जब भी आप टफ डिसीजंस लेते हैं, आप भूलिए मत, आपको याद होगा के पाठक जिस तरीके से फैसले ले रहे थे, उनकी लोकप्रियता भी आसमान पर थी, रोज दिन मीडिया में चर्चा में आते थे। उसके बाद डॉक्टर एस सिद्धार्थ भी आए, उन्होंने भी कई फैसले लिए और डॉक्टर एस सिद्धार्थ भी खूब चर्चा में रहे। लेकिन सवाल उठता है कि जब आप प्रो पीपल कोई फैसले लेते हैं और उसमें ऐसा दिखाई पड़ता है कि आप अनबायस्ड हैं, तो आपकी चर्चा होती है, उसमें पॉजिटिविटी भी होता है, उसमें नेगेटिविटी भी होता है। सम्राट चौधरी को ये झेलना पड़ रहा है। पर मैं जो पार्टी के भीतर देख रहा हूं और जान पा रहा हूं, जो समझ पा रहा हूं, वो ये है कि सम्राट चौधरी को एक कड़क छवि बनानी है। पार्टी उनसे यही एक्सपेक्ट करती है और इस कड़क छवि के जरिए एक मैसेज देना चाह रहे हैं सम्राट चौधरी कि वो ना बालू माफिया को छोड़ेंगे, ना वो जमीन माफिया को छोड़ेंगे, ना शराब माफिया को छोड़ेंगे, और माफियाओं के खिलाफ उनका अभियान जारी रहेगा।
तो इस बात से आप समझ सकते हैं कि आखिरकार मैसेज सम्राट चौधरी क्या देना चाह रहे हैं और पार्टी की सोच क्या है, और उस सोच के आधार पर सम्राट चौधरी आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन एक चर्चा और भी भयंकर है, वो ये है कि आपने 10,000 दिया लेकिन हमारा घर छीन लिया। और इस बात को बोलते हुए आपको बहुत सारे गरीब लोग, मजदूर लोग दिखाई पड़ेंगे। मैं आज बेगूसराय का एक विजुअल देख रहा था, उसमें कई महिलाएं एक प्ले कार्ड लेकर के सामने दिखाई पड़ती हैं और उनका ये मांग है कि आप मुझे कहीं पे बसा दो, उसके बाद हमारा घर उजाड़ो। ये आप देखें, मानवीय पहलू अगर आप इसको देखें तो निश्चित तौर पर ये प्रशासन को, मुझे लगता है कि इसको गंभीरता से लेना चाहिए कि वैसे गरीब लोग, लाचार लोग, मजलूम लोग जिनके पास रहने का कोई आशियाना नहीं है, वो अगर इनक्रोच्ड लैंड पे घर बना चुके हैं या सरकारी ज़मीन पर बना चुके हैं, तो सरकार उनको बसाने का कोई पहल कर रही है क्या? क्योंकि इतनी भीषण ठंड में अगर किसी का घर टूटता है, फिर वो जाकर के वो लोग रहेंगे कहाँ? क्योंकि सरकार का एक मानवीय पहलू भी तो होना चाहिए, ये भी तो बहुत जरूरी है। एक कड़क प्रशासन भी जरूरी है, लेकिन सरकार का एक संवेदनशील चेहरा भी होना चाहिए, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने उतने लंबे समय तक इंतजार किया है और ये सब होने दिया है, तो मुझे लगता है कोई भी बुलडोजर एक्शन से पहले इस बात का भी ख्याल रखा जाना चाहिए कि ये गरीब मजलूम लोग कहाँ रहेंगे, कहाँ बसेंगे, उनको रहने का ठिकाना कहाँ होगा, ये भी बेहद इम्पॉर्टेंट है। इसलिए बुलडोजर एक्शन चर्चा में है, उसकी चर्चा जबरदस्त तरीके से हो रही है। विपक्ष इस पर राजनीति भी कर रही है, सत्ता पक्ष इसको बताने का प्रयास कर रहा है कि ये फैसले मेरे नहीं, ये फैसले कोर्ट के हैं और कोर्ट के फैसले के आधार पर सरकार उसको एग्जीक्यूट कर रही है। लेकिन इस सब के बीच सम्राट चौधरी की चर्चा बहुत ज़्यादा हो रही है। सम्राट चौधरी इस सब के बीच में कैसे संतुलन बिठाते हैं, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन आप कह सकते हैं कि शहर दर शहर, यहाँ तक कि गांव में भी ये बात फैलेगी और ये ड्राइव चलाया जाएगा, इसको लेकर के भी चिंता है। देखिए आगे क्या होता है। बिहार में जो कुछ भी होगा हम लोग अपने दर्शकों को बताते ही रहेंगे, लेकिन फिलहाल बुलडोजर एक्शन के लिए सम्राट चौधरी खासे चर्चा में है। इस बात से कौन इनकार कर सकता है। और आपके पॉइंट में मैं ये भी ऐड करना चाहूंगी, क्योंकि बिहार सरकार के ही आंकड़े हैं कि भूमि एवं राजस्व विभाग के मुताबिक करीब 18 लाख एकड़ जमीन का सर्वे किया गया ताकि अतिक्रमण की पहचान हो सके, और राज्य में मौजूद 35,000 जलाशयों में से करीब 15,000 पर अतिक्रमण बताया जा रहा है, और राज्य की लगभग 20,000 सड़कों पर अवैध दुकानें या मकान बनने होने की बात जो है वो सामने आ रही है। सर, इसके बाद हम लोग बात करते हैं MG नरेगा के बारे में, क्योंकि ये नाम चेंज हो गया है, उसमें VBG रामजी बिल जिसे सरकार आज लोकसभा में लेकर आई है, इसको लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है, क्योंकि कहा जा रहा है कि 20 साल पुराना जो मनरेगा कानून है वो खत्म कर दिया जाएगा। कई तरह के बयान सामने आ रहे हैं कि महात्मा गांधी को लेकर भी जो है महात्मा गांधी का नाम इसमें से हटाना, ये कांग्रेस के ही सांसद हैं जयप्रकाश, उन्होंने कहा कि ये सबसे बड़ा अपराध है जिस तरह से महात्मा गांधी का भी नाम इसमें से हटाया जा रहा है। देखिए, इस कानून को अगर आप समझिए तो 2005 में ये कानून आया था और इस कानून के तहत ये बात की गई थी कि जो अनस्किल्ड लेबर है उसके 100 दिन के रोजगार की गारंटी हो, और बाद में इसका नाम जो है वो मनरेगा कर दिया गया था। और मनरेगा का मतलब आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्या हुआ है जिसको लेकर के अब चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है। तो अब जो नाम दिया गया है केंद्र सरकार के नए अधिनियम के मुताबिक, इसको हम कहते हैं विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, यानी VBG राम जी, और ये नाम दिया गया है। अब जब राम का नाम आता है तो राजनीति तो होना तय, इस बात को आप जान लीजिए। गांधी का नाम आता है तो राजनीति होना तय है। एक बात मैत्री समझना बहुत जरूरी है कि जिनमें दम था, जिनमें सच्चाई थी, जिन्होंने बहुत कुछ किया था,
उन्हीं के नाम पर क्रिटिसिज्म भी होता है और उन्हीं के नाम पर राजनीति भी होती है। क्योंकि आप इस बात को समझिए कि आखिरकार राजनीति किस पर होगी, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। और इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये जो चर्चा हो रही है और ये जो राजनीति हो रही है वो किस वजह से हो रही है, इसके महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है ये भी समझना पड़ेगा। अब जो वीबी जी राम जी के तहत अगर आप देखें तो नए अधिनियम के तहत 125 दिन रोजगार देने का प्रस्ताव है। 100 की अब जगह सब 100 के जगह 125 दिन, तो ये तो अच्छी बात है। अब चलिए दूसरी तरफ जाते हैं। दूसरी तरफ जाते हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि अभी तक मनरेगा के मुताबिक क्या था कि पूरा खर्चा केंद्र देती थी और जो सामान उसमें इन्वॉल्व होता था, जरूरत पड़ती थी, उसका बड़ा हिस्सा राज्य देता था, वो निश्चित अनुपात में उठाती थी और प्रशासनिक जिम्मेदारी भी राज्य सरकार की होती थी। अब कहा यह जा रहा है कि भाई अब क्या होगा, इस बात को समझिए। वैसे आपको बता दें कि मनरेगा ही वो गेम चेंजर था जिसकी वजह से यूपीए सरकार का रिपीटेशन हुआ था। और कहा यह जाता है कि भाई कोविड के दरमियान भी लोग भूखे नहीं मरे थे, तो मनरेगा एक बड़ी वजह थी, क्योंकि गांव में जो अनस्किल्ड लेबर हैं उनको मजदूरी मनरेगा के तहत ही मिल जा रहा था, उनको खाना पीना मिल जा रहा था, वो भूखे नहीं मरे थे। और 2020-21 में तो कहा यह जा रहा है कि करीब 1,11,000 करोड़ रुपए का बजट था, जो कि रिकॉर्ड स्तर पर यह बजट था, इतने पैसे खर्च किए गए थे। अब आप ये देखिए कि भारत जैसे बड़े आबादी वाले देश में जहां अनस्किल्ड लेबर फोर्स की संख्या बहुत ज़्यादा है, वहां पर ये जो योजना है उसको जबरदस्त योजना बताया जाता है। वर्ल्ड बैंक ने भी इसकी तारीफ की, कई तरह के लोगों ने तारीफ की। अब सवाल उठता है कि अब ऐसा क्या हो गया जिसको लेकर के बड़ी दिक्कत हो रही है, लोग नाराज क्यों हो रहे हैं, इस बात को समझना। क्योंकि समय कम है इसलिए मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं कर सकता। मनरेगा को लेकर के पहले शिकायत भी आती रहती थी कि बिना काम के कागज पे पैसा दे दिया जाता है, और इन शिकायतों को दूर करने के लिए जब जयराम रमेश मंत्री थे तो कोशिश भी की गई और ये सब कुछ हुआ। लेकिन अब जो हो रहा है उसको लेकर के मुख्य विरोध क्या है, इस बात को समझिए। जो नया नियम है वीवी जी राम जी, उसका एक क्लॉज है सेक्शन 5(1). सेक्शन 5(1) में क्या होता है कि ये योजना कहां लागू होगी, ये केंद्र सरकार तय करेगी। आप समझिए ये कहां लागू होगी अगर ये केंद्र सरकार तय करती है। और दूसरा बात यह है कि केंद्र सरकार मापदंड तय करेगी कि किस राज्य को कितना पैसा देना है, वो जितना पैसा देगी उसी के मुताबिक योजना लागू होगी। और अब राज्यों को बजट का 40% हिस्सा खर्च करना होगा। ये एक परेशान करने वाली बात है, इसलिए भी जबरदस्त विरोध हो रहा है। अब ये कहा जा रहा है एक तरफ मनरेगा की वजह से आर्थिक स्थिति ग्रामीण जो हैं उनकी सुधरी है, लेकिन अब तो इस तरीके से बड़ा दिक्कत हो जाएगा। और साथ ही साथ कहा जा रहा है कि नए प्रस्ताव में योजना को जल संसाधन, रोड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और रूरल हाउसिंग से जोड़ा गया है। तो एक आवाज ये उठ रही है कि जो मनरेगा का फंड है उसको डाइवर्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। तो आप समझ गए कि परेशानी कहां पर है। एक ये कहा जा रहा है कि मनरेगा का फंड जो कि टोटली ग्रामीण इलाकों के लिए, वैसे लोग जो अनस्किल्ड लेबर फोर्स हैं उनके लिए था, अब उसको डाइवर्ट किया जा रहा है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, जल संसाधन, रोड के लिए। दूसरा कहा जा रहा है कि पहले 90% बजट केंद्र सरकार देती थी, अब जो है 40% राज्य सरकार को देना पड़ेगा। वैसे इस नए उसमें भी प्रावधान है कि 90% जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, आपका जम्मू कश्मीर है, वह 90% केंद्र सरकार ही खर्च करेगी। लेकिन इसकी चर्चा है कि इस तरह का जो परिवर्तन किया जा रहा है वो प्रोडक्टिव नहीं है, वो काउंटर प्रोडक्टिव होगा और इससे जो ग्रामीणों में पलायन वाली जो स्थिति थी वो रुकी थी। जैसे राजस्थान में लोग पलायन करना नहीं चाहते थे, पर जब से मनरेगा आया तो
तो पलायन रुक गया। पहले लोग परेशान होते थे, सरपंच 50 लोग को काम दे सकता था, जरूरत 1000 लोगों को थी, तो मनरेगा के बाद ये रुका था। लेकिन अब जैसे ही 40% राज्य सरकार को खर्च करना पड़ेगा, राज्य सरकार पहले ही आर्थिक बोझ के तले दबी हुई है, वो राज्य सरकार के लिए दिक्कत होगा। जीएसटी के आने के हाँ बाद से बिल्कुल, तो ये सारे फंड डाइवर्ट होंगे तो परेशानी होगी, इसलिए आप ये बवाल देख रहे हैं। और एक दूसरा जो महात्मा गांधी के जगह वीवी जी राम जी आ गए हैं, वो एक नाम बदलने का मतलब भी समझा जा रहा है कि किस तरीके से बीजेपी महात्मा गांधी का नाम हटाने में लग गई है। यही सारे विवाद हैं, इसलिए ये बहुत बेसिकली जो मनरेगा यूपीए गवर्नमेंट का था, अब एनडीए गवर्नमेंट में वीबी जी राम जी होगा, और कई सारे इसके रिपरकशंस भी हैं जो हम विस्तार से किसी दिन बात करेंगे। तो आपको ये पूरी बातचीत कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 बिहार झारखंड।